नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं विच इज़ सेडिशन लॉ इन इंडिया। सेडिशन लॉ इन इंडिया क्या है, इसके बारे में न्यूज़ जो है जिसकी वजह से ये दोबारा से हम लोग के सामने न्यूज़पेपर्स में दिखने लगा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रिजेक्ट कर दिया है एक प्ली को जो कह रहा था कि री एग्जामिन करिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का। किसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का? सेक्शन 124 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी विच डील्स विथ सेडिशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति ने एक पिटीशन या एक प्लीड किया है कि जो सेक्शन 124 है आईपीसी का, 124 कैपिटल है आईपीसी का, ये कितना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि हर लॉ, एवरी लॉ जो इंडिया में हो रहा है, ऑल ऑफ देम शुड बी इन कॉन्सोनेंस टू द स्पिरिट एंड वैल्यूज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ कुछ जाता है तो वो हर लॉ जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा आर्टिकल 13 कह देता है क्लियरली। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में जब ये प्ली फाइल करी गई या पिटीशन फाइल करी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में पढ़ें, हम लोग थोड़ा सा सेडिशन लॉ का बैकग्राउंड देख लेते हैं। द लॉ विच इज द सेडिशन लॉ ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन 1837 बाय टॉमस मैक्यूले। देखिए, ये एक कॉलोनियल लॉ है और इस कॉलोनियल लॉज जो थी इसका हर एक का एक मकसद है और मकसद एक कॉमन है, वो है टू सप्रेस एनी वॉइस विच इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट और विच इज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो किसी भी तरीके का विद्रोह नहीं चाहते थे। तो इसी के लिए ये एक डार्क लॉ, एक गंदा लॉ बनाया गया कि एनी वॉइस विच इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट और द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विल बी टर्म्ड एज सेडिशन। और इसीलिए 1837 में लॉर्ड मैकॉले ने इसको ओरिजिनली ड्राफ्ट किया। The British historian cum politician, but was inexplicably omitted when the IPC was enacted in 1860. मतलब the law was originally drafted in 1837 by Thomas Macaulay, जो कौन थे? एक ब्रिटिश हिस्टोरियन भी थे और पॉलिटिशियन भी थे, but was inexplicably omitted when the IPC was enacted. मतलब कि जब आईपीसी बनाया गया तो इस पर्टिकुलर लॉ को हटा दिया गया था, नहीं इंक्लूड किया गया था आईपीसी को बनाते वक्त इन 1860। लेकिन सेक्शन 124 कैपिटल वाज इंसर्टेड इन 1870, यानी कि इसको बाद में 1870 में आफ्टर द आईपीसी वाज ड्राफ्टेड, उसके बाद इसको इनैक्ट किया गया, उसको इंसर्ट किया गया बाय एन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस बाय, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, सर जेम्स स्टीफेंस। सर जेम्स स्टीफेंस वो इंसान है जिन्होंने 1870 में आईपीसी जो बनाई गई थी 1860 में, उसके अंदर सेडिशन लॉ को फिर से इंट्रोड्यूस करवाया, फिर से उसको इंसर्ट करवाया। व्हेन इट फेल्ट द नीड फॉर ए स्पेसिफिक सेक्शन टू डील विद द ऑफेंस। ये स्पेसिफिक सेक्शन जो है उस समय कॉलोनियल टाइम में या 1870 में, ये वो सारे लोग थे हमारे आज जिसको हम लोग पैट्रियट्स कहते हैं या जिसको हम लोग लीडर्स कहते हैं, ठीक है, जो लोग या जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन सब के लिए इट वॉज वन ऑफ द मेनी ड्रैकोनियन लॉज एनेक्टेड to stifle any voices of dissent at that point of time. In other words, it is absolutely against the values of democracy. अच्छा, अब ये जो डंडा है हमारे सेडिशन का, ये सबसे पहले किन किन लोगों पे ये लागू हुआ, किन किन के अगेंस्ट पे सबसे पहले केसेस हुए? तो फर्स्ट केस वाज रजिस्टर्ड इन 1891 when जोगेंद्र चंद्र बोस, the editor of a newspaper called Bongobashi, was booked for publishing an article criticizing the age of consent bill. जोगेंद्र चंद्र बोस ने बोंगोबाशी बोल के जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे उसके एडिटर हुआ करते थे, और उस बोंगोबाशी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकला क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट बिल व्हिच इज द एज ऑफ कंसेंट बिल। ठीक है, अभी एज ऑफ कंसेंट बिल के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आपको हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस को अटेंड करना होगा, जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिकोड आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। द नेक्स्ट इज बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद एंड गांधी एंड इवन मेनी अदर्स सफर्ड द इम्प्रिजनमेंट अंडर दिस सेडिशन लॉ। आईपीसी जो है ये डिफाइन करता है अंडर 124 कैपिटल ए एज एन ऑफेंस, सेडिशन को डिफाइन कर रहा है एज एन ऑफेंस कॉमिटेड व्हेन एनी पर्सन ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिससैटिस्फैक्शन या डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। अब जरा सोचिए, अगर एक सरकार बनती है, उस सरकार को बनाने के पीछे लीगल तरीके से सरकार को बननी पड़ेगी, और हमारे देश में लीगल तरीका मतलब थ्रू एन इलेक्शन। और हम सबको पता है कि किस तरीके की एलिगेशंस इलेक्शन में होता है। डू वी हैव अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन? सबसे बड़ी बात तो यह है। अब एक ऐसी प्रोसेस जिस पे कई सारे सवाल उठते हैं, उस प्रोसेस से बनाई हुई इस सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ भी कहेंगे तो आपको धर लिया जाएगा। ठीक है, अभी आप वर्ड्स बोले या लिखें या साइंस या सिंबल यूज करें या कुछ विजिबल रिप्रेजेंटेशंस करें या अदरवाइज, दिस अदरवाइज इज अगेन ए ब्लैंक चेक
Anything and everything can be clubbed under this otherwise. Disaffection includes disloyalty and all the feelings of enmity. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट, सेडिशन इज ए नॉन बेलेबल ऑफेंस. नॉन बेलेबल से दो चीजें समझ में आती है. सबसे पहली चीज नॉर्मली ये है कि अगर नॉन बेलेबल है तो इसके लिए आपको वारंट, अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. ठीक है. पनिशमेंट रेंजेस फ्रॉम इंप्रिजनमेंट अप टू 3 years टू लाइफ टर्म टू विच फाइन मे बी एडेड. तो अच्छा खासा ये पनिशमेंट लगेगा. अ पर्सन चार्ज्ड अंडर दिस लॉ इज बार्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब. यानी कि अगर कोई इंसान को ये सेडिशन का चार्ज लग जाता है तो क्या होगा, तो उसको और कोई सरकारी जॉब नहीं मिलेगी. अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सेडिशन लॉ, लेकिन उसको करने से पहले हम लोग थोड़ा आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड इन अगेंस्ट टू सेडिशन लॉ पहले देख लेते हैं. द यूटिलिटी ऑफ द सेडिशन लॉ इन कॉम्बैटिंग एंटी नेशनल सेसेशनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट्स. मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स फेस द माओइस्ट इंसर्जेंसी एंड रेबल ग्रुप्स हु वर्चुअली रन अ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन. इन लोगों को ओवरथ्रो करने के लिए सेडिशन लॉ की जरूरत है, नो डाउट. लेकिन क्या हमारे देश में कभी भी माओइस्ट्स या नक्सल्स ये लोग क्यों उठकर आए, इन लोगों को लड़ाई से क्या इतना प्रेम है, क्या इसके बारे में कभी हम लोगों ने ओपनली पब्लिकली डिस्कशंस किए हैं? क्या कभी भी इनके ऊपर चर्चा हुई है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? दूसरी बात, इट प्रोटेक्ट्स, मतलब सेडिशन लॉ प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम द अटेम्प्ट्स टू ओवरथ्रो इट विद वायलेंस एंड इलीगल मीन्स. If contempt of court invites penal action, the same logic dictates the contempt of the government. जिस तरीके से contempt of court हो सकता है उस तरह से contempt of the government होना चाहिए. Similar punishments होने चाहिए. Arguments against sedition ये क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं. आर्टिकल 19 के बारे में थोड़ा बात करेंगे, बहुत रेलेवेंट है, लेकिन इससे पहले हम लोग colonial past के बारे में बात करते हैं. This law is a colonial relic and is a preventive provision. किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है. And that should only be read as an emergency measure. हर चीज में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. Second, right to freedom to express. Article 19 of the Constitution हमें अधिकार देता है कि हम अपने freedom of speech and expression का प्रयोग कर सकें. It's a fundamental right. लेकिन Section 124 कैपिटल of the IPC ये ठीक उसका ऑपोजिट में जाता है. तो ये दोनों चीजें कैसे एक ही साथ इस देश में टिकी हुई हैं? Next, dissent or criticism doesn't make anybody anti-national. और डिसेंट और क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज है विच मेक्स द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. अब सरकार के जितने सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें से ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एक है, और ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी शुड नॉट बी कंस्टिट्यूट एज सेडिशन. सेडिशन लॉ इज बीइंग मिसयूज्ड एज अ टूल टू परसिक्यूट द पॉलिटिकल डिसेंट. ये बहुत ही गलत चीज है. नेक्स्ट, लोअर रेट ऑफ कन्विक्शन. Though police are charging more people with sedition, few cases actually results in conviction. यानी कि बहुत ही गलत तरीके से आप अरेस्ट करते हैं और उसके बाद आप जब ले जाते हो कोर्ट में तो कोर्ट उसको छोड़ देता है. इसका मतलब ये कि this all action, this police action is politically motivated. As per the National Crime Records Bureau, sedition cases rose from 47 to 70 between 2014 to 18, but not more than 1 or 2 cases resulted in conviction. इससे बुरा और सरकार के मुंह पे कौन तमाचा मार सकता है? This shows the disutility of the sedition law. Compared to the other offenses, sedition remain a rare crime. Next, vague provisions of the sedition. The terms used in section 124 like disaffection are very vague and are subject to different interpretations or to the whims and fancies of the investigating officers. इसको wider बनाया ही गया है ताकि किसी भी तरीके से सरकार इसको use कर सके. There are certain other measures, other legal measures for the offenses against the state. For example, IPC and Unlawful Activities Prevention Act of 1967, they have provisions to penalize disrupting the public order. They have the provisions to penalize the offenses for overthrowing the government with violence and illegal means. Then what is on earth require us to continue with section 124 capital A? Next, even the prevention to damages to public property is also there for the offenses against the state. बावजूद हम इसको यूज करते हैं बिकॉज हमारा कुछ दूसरा मंशा है हमारे अंदर, वही चीज बारी बारी से बताने की कोशिश की जा रही है जो लोग इसके अगेंस्ट में है. नेक्स्ट, परसेप्शन ऑफ द लॉ. हमारा परसेप्शन क्या? ग्लोबली सेडिशन इज इंक्रीजिंगली व्यूड एज अ ड्रैकोनियन लॉ एंड वाज रिवोक्ड इन द यूनाइटेड किंगडम इन 2010. जिस देश से हम लोगों ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे ये सेडिशन का चार्जेस लिया था, ये सेडिशन का चार्ज, ये सेडिशन का लॉ खुद इंग्लैंड में ही इसको 2010 में बंद कर दिया गया है. इवन इन ऑस्ट्रेलिया, आफ्टर द फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन लॉ रिफॉर्म कमीशन, द टर्म सेडिशन वाज रिमूव्ड. Even in India, August 2018, the Law Commission published the Constitution paper for recommending that it is time to rethink or to repeal Section 124 capital A.
It is inconsistent with the international conventions. 1979, India ratified International Convention on Civil and Political Rights, that is ICCPR, based on which FR is made. So, which sets forth internationally recognized standards for protection of freedom of expression. However, misuse of the sedition and arbitrary slapping of charges are inconsistent with India's international commitments. और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को इंडिया को किसी भी कीमत पे बचाना पड़ेगा. दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 253. ठीक है. अच्छा, वे फॉरवर्ड क्या है? पहला, लेसन द हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ यूजिंग द अरेस्ट एंड कस्टडी, मेक इट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. Offenses should be made non-cognizable so that there is at least a judicial interference और judicial check, क्योंकि उसके लिए फिर आपको चाहिए होगा, पुलिस खुद से अरेस्ट नहीं कर सकती. आपको नॉन कॉग्निजेबल है तो आपको अरेस्ट वारंट की जरूरत पड़ेगी, और अरेस्ट वारंट जुडिशियल चेक के बगैर होगा नहीं, इसीलिए इसको एक सेपरेट प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं. बर्डन ऑफ प्रूफ. इन द केस ऑफ ए हेट स्पीच, इट इज इंपॉर्टेंट टू रेज द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन दोज हु क्लेम दैट देयर सेंटिमेंट्स आर बीइंग हर्ट. उनको प्रूव करना पड़ेगा. नेक्स्ट, prevent the malicious complaint. It is crucial that the court begin to take action against those who bring malicious complaints against such acts or such speeches. जो लोग जबरदस्ती कोई गंदे इंटेंशन से, क्रिमिनल इंटेंशन से कंप्लेंट करते हैं, उनको सबक सिखाने की भी जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को. Last but not least, education law enforcement agencies. The state police must be sufficiently guided and educated as to where the section must be imposed and where it shouldn't be imposed. So that's the main thing. इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं इसके बेसिस पे, तो उसको थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं. Constitutionality of the sedition law was first time challenged in Supreme Court in Kedarnath versus State of Bihar 1962. The court upheld, in this particular case, the court upheld the law on the basis that this power was required by the state to protect itself. कोर्ट कहता है कि ये जो लॉ है, इसकी जो बेसिस है वो इसी में टिकी हुई है कि जो पावर चाहिए होती है स्टेट को टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. हाउएवर, द कोर्ट हैड आल्सो एडेड अ वाइटल केविएट. केविएट मतलब एक पहले से ही आपको चेतावनी दी जा रही है, आपको पहले से ही सतर्क किया जा रहा है. दैट अ पर्सन कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सेडिशन ओनली इफ his act cause incitement to violence or intention or tendency to create public disorder or cause disturbance of public peace. Next, in Balwant Singh versus State of Punjab 1995, Supreme Court had clarified that merely shouting slogan does not amount to sedition. ठीक है. उसके बाद कुछ व्यू पॉइंट्स हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के ऑन सेडिशन. पहली आई थी 39th लॉ कमीशन रिपोर्ट 1968 में, दूसरी आई थी 42nd लॉ कमीशन रिपोर्ट 1971 में, और अभी फिर 2018 में भी एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है. ये तीनों चीजें हमको देखनी पड़ेगी. सबसे पहले जो 1968 में आया था, उसने कहा था कि इट हैज रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिपीलिंग द सेक्शन. मतलब वो नहीं चाहते थे कि ये सेक्शन रिपील हो. इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिपीलिंग द सेक्शन. नेक्स्ट, 42nd मतलब ये सेडिशन के फेवर में गया. नेक्स्ट, द पैनल वांटेड द स्कोप ऑफ द सेक्शन टू बी एक्सपैंडेड टू कवर कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेशन एंड जुडिशियरी इन एडिशन टू द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ये और एक कदम आ गया है. ये कह रहा है कि स्कोप ऑफ सेक्शन को और बढ़ाना चाहिए, तो ये भी उसके फेवर में गया. 2018 का जो लॉ कमीशन रिपोर्ट आया था, दैट पब्लिश्ड अ कंसल्टेशन पेपर recommending that it is high time to rethink and repeal the section 124A of the IPC that deals with sedition. In the recent consultation paper on the sedition, the law commission has suggested invoking section 124 capital A to only criminalize acts committed with the intention to disrupt public order and to overthrow the government with violence and illegal means. यानी कि सब कुछ मिलाकर के इस टॉपिक का बात एक ही जगह पर अटकता है, वो ये है कि कब हमें यूज करना है, कब नहीं. यानी कि फिलहाल अभी ये हमारे देश में काफी हद तक एप्लीकेबल है, बशर्ते यह है कि इसको यूज करने के लिए हमें थोड़ा सा रैशनल यूज करना पड़ेगा. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है. अगर समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. हम लोग मिलते हैं एक और करंट टॉपिक के साथ.